ये जरा जल्दी हो जाएगा तो अगर सिर्फ इतनी ठीक मेहरबानी है कर दें जनाब। कि वो इसको लीडर जल्दी अब्दुल ले साहब, आए। जी कमेटीज बिल को जल्द से जल्द देख के वापस हाउस में ले आए। जी गफूर हैदी साहब, सेनेटर गफूर हैदी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिक यौम तुनसा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब डिप्टी चेयरमैन, सबसे पहले तो आपको चेयर करते हुए मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आपको पहली मर्तबा देख रहा हूँ, शायद आपने पहले भी जी चेयर किया होगा। अल्लाह ताला आपको इस हाउस को बेहतर से बेहतर चलाने की तौफीक अता फरमाए। जनाब वाला, 2021 और 22 का जो बजट पेश किया गया है, जिस पर काफ़ी दिनों से अराकीन बहस कर रहे हैं, कोई कहता है कि ये ऐसा बजट है जो माजी में कभी ऐसा बजट पेश नहीं हुआ, अवामी बजट है। तो दूसरा मेंबर कहता है कि इस बजट में अवाम के लिए कुछ नहीं है। और मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूं जिन्होंने इस बजट को मुस्तरद किया है। जनाब वाला, ये बजट शौकत तरीन का नहीं है। इस बजट को IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, जो मालियाती इदारे हैं, उन्होंने इसकी तश्कील की, मुसवदा बनाया और शौकत तरीन के हाथ में थमा दिया कि ये आपने पढ़ना है। क्या वजह है? शौकत तरीन साहब 2 हफ्ते पहले तो कहता है कि हमारी मईशत डूब रही है, हम दिवालिया होने जा रहे हैं, हमने मईशत को तबाह कर दिया। और 2 हफ्ते बाद वो एक ऐसा बजट पेश करता है कि दिवालिये से मुल्क बच गया, माशी तौर पे 2 हफ्ते में मुल्क मुस्तहकम हो गया। और जनाब वाला, फिर एक ऐसा बजट के कहते हैं कि माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले शौकत अजीज का जो कहना था, या वो सच है या बाद में जो उसने बजट पेश किया वो सच है। झूठ कौन सा है, सच कौन सा है? तो जनाब चेयरमैन, इस हुकूमत की बुनियादी झूठ पर मबनी है। आप बखूबी जानते हैं कि इमरान खान ने ये कहा था कि अगर मेरी हुकूमत आई तो मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, किसी वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाऊंगा,
एशियन बैंक के पास नहीं जाऊंगा, किसी मालियाती इदारे से कर्जे नहीं लूंगा। अगर ऐसी नौबत आती है तो फिर बेहतर यह होगा मेरे लिए कि मैं खुदकुशी करूं। आज आपका स्टेट बैंक आईएमएफ के कब्जे में, आपका एफबीआर आईएमएफ के कब्जे में, आपका वजारत खजाना आईएमएफ के कब्जे में, और कर्जे और वो मराआत और शराइत वो तो एक अलग चीज है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि अब तो खुदकुशी बनती है? यानी मुसलसल अपने उन वादों की खिलाफवर्जी करना, ये झूठ नहीं तो और क्या है। नौजवानों से कहा गया कि हमारी हुकूमत आई, 1 करोड़ नौजवानों को मुलाजमत फराहम कर। 3 साल गुजर गए, क्या अब तक 60 लाख लोगों को इन्होंने मुलाजमतें दी है? 60 लाख लोगों को, नौजवानों को इन्होंने मुलाजमतें दी है। इसी तरह इन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत आई तो हम 50 लाख लोगों को घर बना के देंगे, चाबियां उनके हवाले करेंगे। तो अब तक तो 30 लाख लोगों को इन्होंने घर बना के दिए होंगे। अगर नहीं दिए हैं तो फिर झूठ है, और जब झूठ की बात हम करते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, जो तुम नहीं कर सकते हो तो फिर ऐसी बात करते क्यों? झूठ क्यों बोलते हो? अल्लाह तुमसे कहता है, कुरान तुमसे कहता है, रियासत मदीना की बात करते हो, शर्म नहीं आती? मजाक उड़ाते हो रियासत मदीना की। खुदारा सब कुछ करो, रियासत मदीना का नाम न लिया करो। ये मजाक के लिए तुमने रियासत मदीना। 3 साल में आप एक बात बताएं कि रियासत मदीना की तरफ तुमने कौन सी पेशरफ्त की है? सूदी निजाम आपके मुल्क में चल रहा है। सूदी निजाम को पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूदी निजाम और सूद ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग है। उस जंग में तुम मुब्तला हो, रियासत मदीना की बात करते हो। रियासत मदीना वो दौर, खुलफाए राशिदीन का दौर तो आप छोड़िए। सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज जो बाद में वो अमीर बनते हैं, उसके दौर में कहते हैं कि भेड़िए और बकरियां साथ चरा करती थी, साथ चरा करती थी। एक दिन ऐसा हुआ जनाब चेयरमैन कि एक भेड़िए ने बकरी को काटा, तो उस चरवाहे की आंखों से आंसू निकले। उसके दोस्तों ने कहा, यार एक बकरी के लिए तुम रोते हो? उसने कहा, नहीं, मैं बकरी के लिए नहीं रोता, मैं उस अमीरुल मोमिनीन के लिए रोता हूं। और मेरी छठी हिस्स मुझे कह रही है कि आज अमीरुल मोमिनीन का साया हमारे सरों पे नहीं रहा, शायद वो इंतकाल कर गया। यही भेड़, ये बकरियां साथ चरा कर दी थी, भेड़िए को जुर्रत नहीं होती थी कि वो बकरी को काटे। इस्लाम, शरीयत, कुरान और सुन्नत, रियासत मदीना, उसका एक अपना असर है। 13 साल मदनी दौर में आप देखें कि चंद गिने चुने जराइम हुए होंगे, यहां तो जराइम का अंबार लगा हुआ है। और फिर आप अपनी इस दौर को, मैं सिर्फ इमरान खान से कहना चाहूंगा कि आपकी ये जो 6 फुट का कद है, ये भी एक रियासत है। इस 6 फुट के कद पर आप रियासत मदीना लागू करें, उसके कवानीन लागू करें, वो ज़ाबिते लागू करें
तो हम समझेंगे कि 22 करोड़ पाकिस्तान की इस आबादी पर भी आप रियासत मदीना नाफिज कर सकते हैं। तो जनाब वाला, ये बजट, ये IMF के शराइत पर मबनी बजट है। महंगाई किस रफ्तार से दौड़ रही है? 200 की स्पीड से दौड़ रही है, और आप मुलाजिम की तनख्वाह में 10% इजाफा कर रहे हैं। शर्म की बात है। 10%। सूबे में 25% इजाफा कर रहे हैं, और आप कहते हैं मिसाली बजट है, और इस मिसाली बजट में मुलाजिमीन के लिए क्या रखा है? गरीब जो तामीरात में काम करते हैं, घरों में काम करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 20,000 से किसी गरीब का गुजारा हो सकता है? उसका इलाज मुआलिजा हो सकता है? वो बिजली का बिल दे सकता है? वो गैस का बिल दे सकता है? वो पानी का बिल दे सकता है? वो दवाइयां खरीद सकता है? वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? उनके लिए किताबें खरीद सकता है? रियासत मदीना बनाने निकले हैं, और वजीर आजम के तनख्वाहों में जो गुज़िश्ता साल में 41 करोड़ है, 41 लाख है मंथली, उससे भी ज्यादा, और अब जनाब आली वो 56 लाख से भी ज्यादा हो गया है। वहां तो लाखों में इजाफा है, और हम इधर बिल रहे थे MLAs की तनख्वाहों में, सेनेटर्स की तनख्वाहों में इजाफे के लिए, तो सबने मुखालफत कर दी कि जी ये, और वहां वजीर आजम के तनख्वाह में इजाफा, वो बजट में सारा कुछ लाया जा रहा है। तो जनाबे वाला, इस बजट को कैसे मैं अवामी बजट कहूं? किस तरह मैं इसको अवामी बजट कहूं कि आप GDP ग्रोथ देखिए। इस दफा मैं कहता हूं कि पिछली बजट में भी फिर भी किसी न किसी दर्जे में थोड़ी सी कहीं सच्चाई थी। इस दफा तो किताब का पेट भर दिया गया है, जैसे कैसे उन्होंने शो कर दिया है कि जी GDP ग्रोथ, और फिर उसके साथ साथ जनाब आली ये जो खसारा है, और उधर आप IMF के शराइत और उन सारी चीजें कबूल करके, और जिस अंदाज से आपने बजट बनाया है, तो मैं नहीं समझता कि ये बजट जो है वो अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक और मुल्क के मसाइल और गरीब अवाम के मसाइल इससे हल हो सकते हैं। और कहते हैं कि जी कई दिनों से हमने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं किया। जनाब वाला, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा भी होगा, महंगाई भी बढ़ेगी, और ये अब महंगाई बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि सलाहियतों का इतना फुकदान है। जब भी ये उठते हैं, नवाज शरीफ की हुकूमत ये इस तरह थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस तरह थी, उसमें करप्शन था। अब आपकी हुकूमत है, जिस किसी ने करप्शन किया है बिस्मिल्लाह, लेकिन सिर्फ इल्जामात लगा के आप अपना जान नहीं छुड़ा सकते। आप अपनी बात करें कि आपकी पोजीशन क्या है। 3 साल में आपने कौन सा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट मुल्क में लेकर आया? 3 साल में आपने मईशत को किन बुलंदियों तक पहुंचाया? आपने 3 साल के अंदर जो सीपेक था, जो तकरीबन $60 अरब का एक मुआहदा था, चीन जो हमारा दोस्त है और हर मुश्किल काम में उसने हमारा साथ दिया है। सऊदी अरबिया हमारा दोस्त है, हर मुश्किल में हमारा साथ दिया है।
आपने दोस्तों के साथ क्या किया? एतमाद साजी के लिए कई साल लगते हैं, एतमाद को खत्म करने के लिए एक बयान दागना भी काफी होता है। कल अगर अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से चले जाते हैं और वहां जो सूरत हाल बनेगी, डायरेक्ट उसका असर जो है वो पाकिस्तान पर पड़ेगा। दहशतगर्दी फिर औद कर आएगी और तुम में वो सलाहियत भी नहीं है कि दहशतगर्दी को रोक सको। अब तक जो हमारा नुकसान हुआ है, तो मजीद हम मुंतजिर रहे कि हमारा नुकसान हो। इसके लिए मनसूबाबंदी करनी पड़ती है, अफगानिस्तान से बात करना पड़ता है। जितने भी ममालिक इस मसले में इन्वॉल्व थे उन सबसे बात करनी पड़ेगी, पड़ोसी ममालिक से बात करनी पड़ेगी। अपने मुल्क का दिफा, अपने मुल्क को दहशतगर्दी से बचाने के लिए हर वो कदम उठाना जरूरी है उनकी मफाद में हो। जनाब चेयरमैन, इनमें तो ये सलाहियत भी नहीं रही, नहीं है कि कभी वो तमाम जमातों का इजलास बुला सके। कश्मीर पर वे जनाब चेयरमैन आईएसआई ने एक इजलास बुलाया जिसमें हुकूमती अरकान में थे, अपोजिशन के अरकान में थे। इनमें ये हिम्मत भी नहीं है, ये सलाहियत भी नहीं है। अब जो कौमी असेंबली में हुआ, अपोजिशन लीडर के तकरीर के दौरान हुआ, हुकूमत की कोशिश हमेशा ये होती है कि वो पुरअमन तरीके से इजलास चलाए, अपोजिशन को भी किसी दर्जे में राजी रखे, साथ चलाने की कोशिश करे। लेकिन जनाब आली, जब अपोजिशन का कोई रहनुमा बात करने लगता है तो वो सीटियां बजाते हैं, वो शोर और हड़बोंग करते हैं, गालम गलूच तक जाते हैं। तो इस तरह हुकूमतें की जाती है, हिसाब किताब करके और सारा कुछ बताते हैं जी, जैसे लोग सारे के सारे अनपढ़ हैं, इन चीजों से वाकिफ नहीं है, चलो मैं नहीं हूं तो कोई दूसरा होगा। तो इस तरह हुकूमतें नहीं चलती जनाब वाला। तो मैं इस बजट को बिल्कुल भी मुस्तरद करता हूं और मैं समझता हूं कि इस बजट में अवाम के लिए कुछ नहीं है। मैं आता हूं इस बात पे कि नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए, उनको नौकरियां देने के लिए इस बजट में क्या है जनाब वाला। गुज़िश्ता बजट में कोई 70,000 के करीब नौकरियों की बात की गई, लेकिन उसमें पैसा नहीं रखा गया। तो जो नौकरियों के लिए बजट में आए थे, तो वो सारे के सारे लैप्स हो गए। और इसी तरह मैं समझता हूं कि ये वायदे जो उन्होंने किए हैं गरीब आवाम के लिए कि घर बना देंगे या नौकरियां देंगे, उस हवाले से यहां कुछ भी नहीं है। मेरा सूबा जनाब चेयरमैन इंतहाई पसमानदा सूबा है और तकरीबन पाकिस्तान का आधा हिस्सा है, और उस गरीब सूबे को एनएफसी अवार्ड के हवाले से या जो उसका अपना बजट बनता है, जो भी है, अगर उस हवाले से हम उस सूबे को रखेंगे कि जी विफाक से भी उसको पैसा मिलता है उसके आबादी के मुताबिक और इसी से बलूचिस्तान सूबा तरक्की करेगा, तो मैं नहीं समझता कि 100 साल भी गुजर जाए न बलूचिस्तान की सड़कें बन सकेगी, न तमाम गांवों को बिजली मिल सकेगी, न वहां साफ शफाफ पानी लोगों को मुयस्सर होगा। क्योंकि कोई भी स्कीम अगर आप एक गांव से दूसरे गांव तक ले जाएंगे तो वो उसको जमीन से जाना होता है, चाहे वो वाटर सप्लाई का पाइपलाइन हो,
चाहे वो बिजली के खंभे हों, चाहे वो गैस पाइपलाइन हो, तो अगर इस हिसाब से जो बलूचिस्तान का बजट है या जो एनएफसी अवार्ड के तहत उसको कुछ पैसे मिलते हैं, उस पैसे से बलूचिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। और बलूचिस्तान के हवाले से ये हमें बताएं कि कौन से बड़े प्रोजेक्ट हैं जो इस साल यानी 21 और 22 के दरमियान जो उन्होंने उसके लिए बजट मुख्तस की है या पैसे रखे हैं, कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं जिससे बलूचिस्तान तरक्की के शाहराह पे गामजन हो, वो भी बता सकते हैं, बताएं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस बजट में मुझे कोई खंगालने के बावजूद भी कोई चीज ऐसी नजर नहीं आई। तो जनाब वाला, बलूचिस्तान महरूम है और पसमानदा है, और इसी तरह अगर इसको इसी तरह रखा गया तो 100 साल में भी बलूचिस्तान जो है वो अपना तरक्की याफ्ता सूबों के बराबर नहीं आ सकेगा। तो इसलिए मैं डिमांड करूंगा, मैं मुतालिबा करूंगा कि बलूचिस्तान, पूरे बलूचिस्तान को एक मखसूस पसमानदा इलाका करार देके हंगामी बुनियादों पर उसके लिए फंड्स मुख्तस किए जाए और वहां तरक्याती काम किए जाए ताकि बलूचिस्तान बाकी सूबों के बराबर आ सके। तो हुकूमत की तो हालत यह है कि जिस खेत से देहकान को मुयस्सर न हो रोजी, जिस खेत से देहकान को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला जो नाकायम रख सके इंतजाम मेकदा, जो नाकायम रख सके इंतजाम मेकदा, छीन लो उनसे इंतजाम मेकदा।